अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ ख़ान और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ के बारे में। नंबर वन के वो इस वर्ल्ड कप में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल साबित क्यों नहीं हो सके, और नंबर टू कि उन्होंने इतने ज़्यादा रन्स क्यों कंसीव किए इस वर्ल्ड कप में। नंबर थ्री उनकी इंजरी के बारे में बात करेंगे। और देखें, सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है कि बात होनी चाहिए कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनके प्रॉब्लम क्या है और उनको हम किस बेसिस पर कौन से फॉर्मेट में किस लिए सेलेक्ट करते हैं। तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इनकी मैनेजमेंट या जो सिलेक्शन पैनल है वो इस बात को मद्देनज़र नहीं रखेंगे कि ये जो तीन फार्मेट्स हैं, जो T20 फार्मेट है, जो वनडे फार्मेट है और जो टेस्ट फार्मेट है, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और इनको जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से जो हमारे यंगस्टर्स हैं हम उनको इन फार्मेट में इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे इस तरह के जो क्रिकेट में डिज़ास्टर्स आते रहेंगे, हमारे जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं वो इंजरी का शिकार होते रहेंगे और फिर हमें उनका जो केयर करना है वो भी बड़ा मसला हो जाएगा। अब हमारे पास हारिस रऊफ़ की एक बड़ी एक ग्लिटरिंग एग्जांपल आप इसको कह सकते हैं कि उनको इस फॉर्मेट में T20 से सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इससे पहले वो टेबल क्रिकेट खेलते रहे और वहाँ से लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बने। और लाहौर कलंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक T20 फ्रेंचाइज़ है, और T20 में हारिस रऊफ़ ने जो अपनी उनकी स्पीड थी और जो 150 या 145 प्लस स्पीड, उससे उन्होंने बिल्कुल एक आते साथ ही एक दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया। वहाँ से उनका सफ़र बिग बैश की तरफ गया और वहाँ पर भी उन्होंने बिग बैश में भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, तो वहाँ भी उन्होंने अपनी पेस से बहुत ज़्यादा जो बाकी वर्ल्ड के प्लेयर्स थे उनको सरप्राइज़ किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब क्या करना चाहिए था। पाकिस्तान बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, मैनेजमेंट है, या जो कोचिंग पैनल है, या जो कोचिंग स्टाफ है, उनको चाहिए था कि उनको वापस लाते नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उन पर एक प्रोग्रामिंग कर दें, उनको प्रॉपरली डेवलप किया जाता। अगर आपने उनको T20 से लॉन्ग फार्मेट की तरफ लाना था, वनडे या टेस्ट क्रिकेट की तरफ, तो उस पर फिर उनकी जो बेसिक थी, उनकी एक्शन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी T20 लॉन्ग फार्मेट्स के लिए, वर्ल्ड वनडे के लिए या टेस्ट के लिए, उन पर काम किया जाता। मगर उनके एक्शन पर, उनके रनअप पर काम करने के बजाय सीधा उनको इस फार्मेट में डाल दिया गया, लॉन्ग फार्मेट, जो कि उनकी बॉडी सूट नहीं करती थी। क्योंकि अगर आप प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर से आ रहे हों, तो जो बॉलर्स फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर से आते हैं उनके जो मसल मेमोरी होती है लॉन्ग बॉलिंग करके, क्योंकि वो उनको दिन में 3 या 4 घंटे नेट पर मुसलसल बॉलिंग करनी होती है, और उनकी जो मसल मेमोरी है वो उस काबिल हो जाती है कि वो लॉन्ग फार्मेट में जाकर अपने आप को प्रॉपरली हैंडल कर सकें और वहाँ पर डिलीवर कर सकें। मगर जो बच्चे टेप बॉल फार्मेट से आते हैं और जिन्होंने अपनी बॉडी पर इतना ज़्यादा लोड नहीं डाला होता, जिनके बायोमैकेनिक्स इस काबिल नहीं होते कि वो लॉन्ग फार्मेट में आकर वो स्ट्राइक कर सकें, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली हारिस रऊफ़ के केस में भी हुआ। अब उनको देखें, जो बार बार एक इंजरी होती है, जो उनका साइड स्ट्रेन, एक जो साइड स्ट्रेन इंजरी है, ये जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनमें एक कॉमन इंजरी है। जब आपके मसल्स यूज़ टू नहीं होते, या आपके छोड़ा जो आपका एक्शन होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता, तो उसके बाद फिर आपको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो रिब्स के दरमियान में होता है, ये इसमें स्ट्रेस आ जाता है। अगर उस स्ट्रेस को प्रॉपरली आप ट्रीट ना करें तो फिर वो टीयर बन जाता है, फिर ग्रेड 1 से ग्रेड 3 इंजरी की तरफ वो चला जाता है, और उससे जो आपकी जो कारकर्दगी है वो मुतासर होती है। अब हारिस रऊफ़ का, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो बॉलिंग के लिए भागते हैं तो उनका ये जो बाजू है, जिसमें जो बॉलिंग आर्म है, जिसमें जिसमें वो बॉल पकड़ते हैं, ये उनकी बिल्कुल बॉडी के सामने आता है। तो जब वो भागते हैं तो वो अपना जो क्रीज़ है उसके पैरेलल जाता है और इस पे आपको जंप लेना पड़ता है। तो जब आप इसको ज़बरदस्ती, आप इसको जब आप भाग रहे हो, आपकी पोजीशन फर्स्ट स्लिप की तरफ हो, और आपका जो जिस हैंड में आपकी बॉल है वो आपका बिल्कुल स्टिफ हो और आपकी बॉडी के सामने, और आपको लास्ट मोमेंट पे अगर आपकी बॉडी को मोड़ना पड़े साइड आर्म की तरफ, तो फिर आपको इंजरी के चांसेस आप में बढ़ जाते हैं। और एग्जैक्टली जो हारिस रऊफ़ है उसके केस में भी यही हो रहा है कि उनको बार बार जो अपनी बॉडी है
वो पुश करनी पड़ती है साइड की तरफ। यही वजह है कि जो उनकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसमें इंजरी के चांसेस रहते हैं, और इस वर्ल्ड कप में भी 2 दफ़ा उनके MRI स्कैन हो चुका है। तो अब अगर आपने उनको इसमें डालना है लॉन्ग फॉर्मेट में, टेस्ट या वनडे में, तो आप पहले तो आपको उनका जो मैकेनिज़्म है, बॉलिंग मैकेनिज़्म, उसको ठीक करना पड़ेगा। उनका जो रनअप है जिसमें वो बड़ा एफर्ट करते हैं, अपने बाजू को अपने सामने रखते हैं, उसको बिल्कुल आपको टू द पॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह साइड आर्म बॉलर बॉल लेकर भागते हैं। फिर उसके बाद जब वो जहाँ पर वो जंप लेते हैं, क्योंकि जब वो जंप लेकर अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो उसमें जो साइड ऑन जो बॉलर्स होते हैं उनका जो शोल्डर होता है वो शोल्डर के ऊपर से देखते हैं और प्रॉपर उसको स्विंग करते हैं। मगर हारिस रऊफ़ के केस में ये होता है कि ये बाज़ दफ़ा जब, क्योंकि इनको ज़बरदस्ती अपना ये बाजू साइड पे लाना पड़ता है, तो इस वजह से बाज़ दफ़ा ये फ्रंट ऑन हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा जो इनका शोल्डर है वो सेमी हो जाता है, बाज़ दफ़ा साइड ऑन हो जाता है। तो इस वजह से जो इनकी दोनों साइड्स हैं उन पे स्ट्रेन पड़ता है, और ये कंटिन्यूसली पड़ता रहेगा। क्योंकि T20 जो क्रिकेट है उसमें तो आप सम हाउ तक आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको 4 ओवर्स करने होते हैं, 2 ओवर्स आपने शुरू में करने होते हैं, 2 ओवर्स आप एक दरमियान में, और 1 या 2 ओवर्स आपको एंड पे, और 4 ओवर्स का आपका कोटा पूरा करना होता है। तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, आप सम हाउ इसको मैनेज कर देते हैं। मगर जब आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे जहाँ पे आपको 4 दिन का मैच खेलना पड़ेगा, आपको अगर आप टेस्ट क्रिकेट में जाएंगे जहाँ पे आपको लंबे लंबे 8-8 10-10 ओवर के स्पेल करने पड़ेंगे, पूरा दिन ग्राउंड में रहना पड़ेगा, फिर बॉलिंग करनी पड़ेगी मुख्तलिफ इंटरवल्स में, या आप 50 ओवर्स गेम खेलेंगे जिस तरह इस वर्ल्ड कप में खेले, वहाँ पर आपको अर्ली ऑन 5 ओवर, फिर 2 ओवर, फिर आखिर में फिर आपको 3-4 ओवर करने पड़ते हैं। तो उसमें फिर आपका स्ट्रेस जो है, अगर आपका प्रॉपर एक्शन ना हो, आपको मॉडिफाई ना किया हो, उसको आपने प्रॉपरली ट्रेंड ना किया, तो फिर उस पर बार बार स्ट्रेस पड़ता। फिर स्ट्रेस से जो आपका ये जो इंटरकोस्टल या जो साइड स्ट्रेन्स है ये बढ़ता जाता है। ये उसके बाद ये ग्रेड 1 से ग्रेड 2 फिर इसमें टीयर आता जाता। तो ये मेरा ख्याल है कि बॉलर्स के कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब आगे ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का टूर आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हारिस रऊफ़ को टेस्ट मैचेस की तरफ जाना चाहिए, या उनको इस इवन जो 50 ओवर का फॉर्मेट है इसमें भी बगैर उनके जो बायोमैकेनिक्स हैं उनको बेहतर किए बगैर उनको 50 ओवर की क्रिकेट में डालना भी उनके कैरियर के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर आपने उनको 50 ओवर खिलाना है जिस तरह अभी वर्ल्ड कप में खिलाया है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कास्ट किया, क्योंकि वो एक तो वो जब बॉलिंग करते हैं तो जो उसका पॉपिंग क्रीज से उनका जो फ्रंट फुट है वो कोई 1-1.5 फुट पीछे को पड़ता है, 2 फुट उसका फ़र्क पड़ जाता है, वो दरमियान में से बॉलिंग करते हैं, जिसकी वजह से आगे बॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको ज़ोर लगाना पड़ता है। जब वो आगे ज़ोर लगाते हैं तो क्योंकि एक तो क्रीज़ 24 यार्ड से जब वो पीछे से बॉलिंग करते हैं तो 26 पे चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो बॉल है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरना शुरू हो जाते हैं। जब शॉर्ट ऑफ लेंथ स्पीड के साथ आप गिरेंगे तो उनको अब आप थोड़े से वेवर्ड होंगे तो बैट्समैन के लिए उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जब आसान हो जाएगा तो फिर आपको, जब आप इस पेस के साथ आपको रन्स कंसीव होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपकी क्रिटिसाइज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक तो उनको रनअप को मैनेज करना पड़ेगा कि उनका एग्जैक्टली रनअप कैसा होना चाहिए, कि ताकि जब वो बॉलिंग करें तो जो नॉन बॉलिंग आर्म से जो पॉपिंग क्रीज तक उनका कम अज़ कम जो पाँव है, जो फ्रंट फुट है, वो हाफ पॉपिंग क्रीज पे लैंड होना चाहिए या उसके इन बिटवीन रहना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो पाँव है जो पॉपिंग क्रीज से भी 1-2 फुट अगर पीछे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कोकाबोरा से जब आप बॉल करेंगे, ग्रे से तो आप आगे बॉल कर सकते हैं, मगर जब आप कोकाबोरा से बॉल करेंगे तो ये जो 1.5 फुट का फासला ये आपको बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा, और आपकी जो लेंथ है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो रन्स हैं वो एक्सीड होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, इनको यूटिलाइज़ करना है, और अगर इनको लॉन्ग फार्मेट में आप कंसिस्टेंटली इनको खिलाना 50 ओवर की क्रिकेट में या टेस्ट में, तो इनके जो एक्शन है उस पर भी काम करना पड़ेगा, इनके रनअप पे भी काम करना पड़ेगा, फिर जो इनका जहाँ से ये स्ट्राइड जंप लेते हैं वहाँ से भी इनको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि जो प्रॉपर कोचेज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनको हायर करना पड़ेगा, और जो अच्छे प्रोफेशनल है बायोमैकेनिक एक्सपर्ट हैं उनको लाना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान का ये एक जो इफेक्टिव फास्ट बॉलर है, जो कि 150 की स्पीड से बॉलिंग करने वाला बॉलर्स आपको काफ़ी अरसे के बाद मिलते हैं। ये नहीं कि आपको हर साल बाद या 2 साल के बाद 150 की स्पीड वाला कोई बॉलर मिल जाएगा।
अगर आपको हारिस रऊफ़ की शक्ल में या नसीम शाह की शक्ल में इतने अच्छे बॉलर्स मिले हैं जो 145 से 150 पर कंसिस्टेंट बॉलिंग कर सकते हैं, तो फिर यह थोड़ा सा आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का काम है कि उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, जो थोड़े से उनमें बायोमैकेनिकल फॉल्ट्स हैं उनको दूर करें, उनको बॉलिंग के काबिल बनाएं, फिर उनको लॉन्ग फार्मेट में लाएं। बजाय कि एक बच्चा आपको मिलता है आप उस पर सडनली अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए बड़ा बर्डन डाल देते हैं आप उसको हर फार्मेट में ट्राई करना शुरू कर देते हैं, तो उससे ना सिर्फ उनका कैरियर डैमेज हो जाएगा, उनके कैरियर को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दें। थैंक यू।